गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कला टेस्ट सीरीज के रात के 9 बजे के आज के इस वीडियो में। मित्रों, कल हमने कुछ रिवीजन प्रश्नों की सीरीज दी थी। रिवीजन में इतने आसान प्रश्नों के थे जो आपने अपने जीवन में पूरे फेस किए हैं शुरू में ही, और कल उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। 50 में 50 भी था बहुत लोगों का, 49 भी था 50 में। कुछ इस तरह से रिस्पांस बढ़िया था, कुछ लोग का 49 था। मेरे देने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो 50 और 49 का रेशियो जिनका था, उसमें जो 50 था वो तो अपने आप में एक मेरिट में आने के काबिल है। मैं उस वीडियो को देने से के ज़रिए से ये आपको समझाना चाहता हूँ कि एक नंबर इतने मायने रखते हैं ज़िंदगी के कि अगर थोड़ा भी मिस कर देंगे एक मामूली क्वेश्चनों में भी, तो आपके लिए जो है मेरिट जो है कंपटीशन के लिए टफ बना देगी। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप समझदार हैं, समझ जाएंगे और आगे भी आप जो है अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है, शुरू करते हैं। पसंद आएगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। पहला प्रश्न क्या है, फुलकारी लोक कला कहाँ की है? फुलकारी जो लोक कला है वो असल में कहाँ की है? क्या वो हरियाणा की है, पंजाब की है, इन दोनों राज्यों की ही है, या इनमें से किसी की नहीं है? तो शुरू हो चुका है आज के रात के 9 बजे के वीडियो का सिलसिला, और आपका कमेंट्स शुरू हो जाना चाहिए मेरे उत्तर से पहले। फुलकारी लोक कला कहाँ की है? पहला प्रश्न। प्रश्न का सही जवाब है दोनों ही, यानी हरियाणा और पंजाब, इन दोनों की कला का नाम है फुलकारी लोक कला। प्रश्न संख्या 2। दूसरे प्रश्न का कहना है, इस पेंटिंग को एक स्थान से, ये देखिएगा एक्स्ट्रा टाइपिंग है, इस पेंटिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं उसे कहते हैं। यानी इसमें से एक पेंटिंग है जिसे एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे ले जाते हैं तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, ईजल पेंटिंग कहते हैं, म्यूरल पेंटिंग कहते हैं, या छापा कला कहते हैं। तो आपको डेली मैं अपने अपडेट में बता दिया करता हूँ कि हमारे फेसबुक पेज जो है, जिसका नाम है एएमयू क्लासेस, लोगो यही है आपके सामने दिख रहा है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे मैं लाइव आने वाला हूँ। और लाइव आऊँगा मैं सिर्फ कुछ प्रश्नों के टेस्ट की तरह लेकर, श्रृंखला टेस्ट सीरीज की तरह। उसमें आपसे प्रश्न पूछूंगा लाइव में, और कमेंट्स में आप उसका हमें जवाब देंगे। उत्तर नहीं दूंगा, आप खुद ही देंगे, और बाद में उस प्रश्न का आंसर की उसी वीडियो चैनल पे पेज पे मैं अपने पुटअप कर दूंगा उसका। वो टेस्ट संख्या के साथ रहेगा कि टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, इस तरह से रहेगा, ताकि आपको आंसर ढूंढने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे फेसबुक पेज को, और लाइक शेयर भी ज़रूर करेंगे ताकि बाकी लोग भी उस पर जुड़ सकें। ठीक है, वहाँ ये करने का मेरा मकसद ये है कि देखा जाए कि टेस्ट आपकी कैसी चल रही है, जितना भी आज तक पढ़ाया गया है। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ईजल पेंटिंग। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, भारत में वुडकट तकनीक का विकास किस शैली के चित्रकारों द्वारा हुआ? वुडकट तकनीक का जो विकास हुआ किस शैली के चित्रकारों के द्वारा भारत में हुआ? ठीक है, भारत की बात कर रहा है। क्या मुगल शैली के द्वारा हुआ, बूंदी शैली के द्वारा हुआ, राजस्थानी शैली के द्वारा हुआ, या कंपनी शैली के द्वारा हुआ? तो कमेंट्स जारी रखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा मित्रों। ये ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये करने से हमें हिम्मत मिलती है कि हमारे वीडियो को आपने प्यार मोहब्बत दिया है। तो भारत में वुडकट तकनीक का विकास जिस शैली के चित्रकारों के द्वारा किया गया, उस शैली के चित्रकार हैं, वो शैली है कंपनी शैली। अगला प्रश्न देखिए, बुक इंस्टॉलेशन का अर्थ होता है, बुक इंस्टॉलेशन
देखिएगा ये आगे वाला टे एक्स्ट्रा का अर्थ होता है पुस्तक के आधार पर चित्र, ठीक है, कथा के आधार पर चित्र, एक घटना के आधार पर चित्र, या यह सभी। क्या होता है अर्थ बुक इलस्ट्रेशन का मतलब? ये है आपका बेहतरीन प्रश्नों का श्रृंखला, बेहतरीन प्रश्न आज के, और उम्मीद करूंगा कि आज की परफॉर्मेंस भी आपको बेहतर होगी। और हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है यह सभी, यानी बुक इलस्ट्रेशन का अर्थ होता है पुस्तक के आधार पर चित्रकारी, कथा के आधार पर चित्रकारी, घटना के आधार पर चित्रकारी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है बुक कवर, पोस्टर तथा विज्ञापन किस कला के अंतर्गत आते हैं? बुक कवर, पोस्टर और विज्ञापन, ये तीनों चीज़ें कौन सी कला के दायरे में या अंतर्गत आती हैं, या कह लीजिए दायरा। दायरा शब्द भी अगर जुड़ा है तो उसका मतलब वही हुआ कि दायरे में आती हैं। क्या व्यापारी कला के अंतर्गत आती हैं ये तीनों चीज़ें? उपयोगी कला के अंतर्गत आती हैं, चित्रकला के अंतर्गत यहाँ आती हैं, या वास्तुकला के अंतर्गत आती हैं? तो महामैराथन के बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला में आज आप बेहतरीन प्रश्नों का सीरीज देख रहे हैं डेली की तरह, और उम्मीद करूंगा कि आज की परफॉर्मेंस में हमारे मित्रों सही जाए आपका, कल की तरह और बाकी दिन की तरह भी। पांचवें प्रश्न का, यानी ये प्रश्न संख्या 5 है, उसका सही जवाब है व्यापारिक कला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है संयोजन के सिद्धांत में शामिल नहीं है। संयोजन का जो सिद्धांत है उसमें शामिल नहीं है। सहयोग मतलब यहाँ क्या बात कर रहा है? टाइप्स की बात कर रहा है, यानी संयोजन के सिद्धांत के जो टाइप्स हैं उस टाइप में से एक इसमें से नहीं है, ना वो, ये कहना चाहता है प्रश्न हमारा, ठीक है। तो प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक देख के समझिएगा। कभी कभी जो है प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि उसका भाव आपको खुद ही जानना पड़ेगा कि वह पूछना क्या चाहता है। जैसे कि ये प्रश्न है, तो सहयोग शामिल नहीं है उसके टाइप में, अनुपात शामिल नहीं है, सामंजस्य शामिल नहीं है, या फिर संतुलन शामिल नहीं है। क्या है जो इसमें से शामिल नहीं है? फेसबुक पेज पे जुड़ना मत भूलिएगा। AMU क्लासेस 8 लाइव क्लास बहुत जल्द आपकी चलने वाली है, और लाइव क्लास की नोटिस आपको बहुत जल्द जो है वहीं पे पुटअप कर दी जाएगी और हमारे YouTube पे भी डाल दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो होगा आपका अनुपात। अनुपात जो है वो संयोजन के सिद्धांत के टाइप में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न का कहना है कि कार्टिज को धरातल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्टिज, इसको धरातल के रूप में प्रयोग किया जाता है। एचिंग चित्रण में कार्टिज को प्रयोग किया जाता है, सरफेस एरिया के रूप में, एक्रिलिक चित्रण में, जल रंग चित्रण में, या तेल रंग चित्रण में। इनमें से कौन से चित्रण में धरातल के रूप में कार्टिज का उपयोग किया जाता है, यह है प्रश्न का कहना। और आपके कमेंट्स आ रहे होंगे पूरे शिद्दत के साथ, लाइक और शेयर के साथ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जल रंग चित्रण में जो है प्रयोग किया जाता है कार्टिज का सरफेस एरिया के रूप में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा सेबल तूलिका। सेबल तूलिका सबसे उत्तम मानी जाती है जल रंग चित्रण में, तेल रंग चित्रण में, म्यूरल चित्रण में, या इन सभी में। ठीक है, कौन सी तूलिका? सेबल तूलिका। यानी सेबल एक तूलिका है, एक ब्रश है, ब्रश की कैटेगरी में,
और उसका इस्तेमाल इसमें से एक चित्रण में किया जाता है जिसको सबसे उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ कह लीजिए, यानी बहुत बेहतरीन और बेस्ट कह लीजिए माना गया है उस तुलिका को। तो उस सेबल तुलिका को जहाँ सबसे उत्तम माना गया है वो माना गया है जल रंग चित्रकारी के करने में। ठीक है, अगला देखिए, कुछ विद्वान जल रंग चित्रण का पिता मानते हैं। कुछ विद्वान, सिर्फ कुछ विद्वान जो है वो जल रंग चित्रण का पिता इनमें से किसे मानते हैं? पॉल सैंडबाई को, सैम गोल्डन को, जोहान्स गुटेनबर्ग को या ड्यूरर को? इसमें से वो कौन सी शख्सियत है जिसको कुछ विद्वानों ने जल रंग चित्रण का पिता उन्हें माना, कुछ विद्वानों ने माना? ठीक है, ये है हमारा प्रश्न। फेसबुक पेज पे यानी FB पे हमारे जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइव क्लास हम बहुत जल्द आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर करेंगे। और उसके अलावा भी यहाँ पे वीडियो जाते रहते हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं। आप एक दूसरे के अगर फॉलोअर हैं तो एक दूसरे से क्वेश्चन भी पुट अप करके उसमें एक दूसरे से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए वो पेज बनाया गया है कि आप लोग भी अपने चीज़ों को वहाँ शेयर करें। ठीक है, तो कुछ विद्वान जल रंग चित्रण का पिता किसे मानते हैं इसमें से? तो वो मानते हैं ड्यूरर को। ठीक है, और इसी विकल्प में है कि जल रंग चित्रण का पिता माना जाता है इसमें से किसको? ये तो कुछ विद्वान मानते हैं, इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है कमेंट्स करिएगा जिसे जल रंग चित्रण का पिता माना जाता है। इसमें वो ऑप्शन रखा गया है ऑलरेडी, कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मैट किस रंग के लिए प्रयुक्त माध्यम है? मैट जो है इनमें से एक रंग के लिए उपयुक्त या कह लीजिए प्रयुक्त उपयुक्त माध्यम है। जल रंग के लिए मैट उपयुक्त माध्यम है, ग्वास के लिए, एक्रिलिक रंग के लिए या इन सभी के लिए? तो चलिए, महामैराथन के आज के श्रृंखला में बेहतरीन टॉपिक के प्रश्नों की सीरीज चल रही है और उम्मीद करूंगा कि आज की परफॉर्मेंस भी हमारे साथियों को, हमारे सब्सक्राइबर साथी, चाहे वो जो भी हो, बड़े भाई बहन हो, जो भी हो, उम्र में छोटे जो हों बड़े जो हों, वो इसका अच्छा रिस्पांस देंगे रोज़ाना की तरह। और इस प्रश्न का सही जवाब है एक्रिलिक रंग के लिए। मैट किस रंग के लिए उपयुक्त माध्यम है? एक्रिलिक रंग के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, भारत में स्थापित संस्कृत संग्रहालय स्थित है। संस्कृत संग्रहालय है वो, ठीक है, वो भारत में स्थापित किया गया है। वो इस समय कहाँ स्थित है संस्कृत संग्रहालय? क्या संस्कृत संग्रहालय कोलकाता में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, फैज़ाबाद में स्थित है या भावनगर में स्थित है? ठीक है, चलिए फटाफट मित्रों प्रश्नों का उत्तर देते जाइए और अपने परफॉर्मेंस को आज की टॉप पर रखिए, टॉप बेस्ट पर कोशिश करिए, टॉप बेस्ट पर रहने की, क्योंकि जब मैं लाइव क्लास लूँगा तो वहाँ आपको यही करना है। और इस प्रश्न का सही जवाब है नई दिल्ली। भारत में स्थापित संस्कृत संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए आगे रुख करते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, विशाल घोड़ा किस माध्यम में बनाया मूर्ति शिल्प है? और एक बात मैं आपको बता दूँ, ये एक पाश्चात्य कलाकार ने बनाया है। पाश्चात्य कला से संबंधित ये प्रश्न है, इसको एक पाश्चात्य कलाकार ने बनाया है जिसका नाम है विशाल घोड़ा। और इस मूर्ति शिल्प को यानी इस कृति को किस माध्यम में बनाया गया ये यहाँ पूछ रहा है, ना कि ये पूछ रहा है आपसे कि किसने इसको बनाया है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा भी कि किसने इसे बनाया है, लेकिन पहले आपको इसका उत्तर पुटअप करना है। फिर क्या ये कांस्य में बना है, क्या ये काष्ठ में बना है, वुडकट तकनीक में बना है या टेराकोटा माध्यम में बना है? कौन से माध्यम में ये पाश्चात्य कलाकार द्वारा बनाया गया एक विशाल घोड़ा नामक चित्र है?
ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा पहले वो तो हो जाएगा आपका कांस्य में ये बना है। विशाल घोड़ा किस माध्यम में बनाया गया मूर्ति शिल्प है? कांस्य में। द लार्ज हॉर्स, कभी कभी इस तरह लिख देगा द लार्ज हॉर्स, इस तरह भी आ जाएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, और पूछ देगा किस माध्यम में, तो इंग्लिश वर्ड इसने इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा उत्तर। और इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है रेमंड ड्यूसा विलो ने। किसने? रेमंड ड्यूसा बिलो, याद रखिएगा, रेमंड ड्यूसा बिलो। और ये रखा गया है ललित कला संग्रहालय, ह्यूस्टन टेक्सन, यूएसए में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछ रहा है प्रश्न। महिलाएं संगीत और मदिरा का आनंद लेते हुए, महिलाएं संगीत और मदिरा का आनंद लेते हुए, ये एक चित्र है और किस शैली का है? मतलब महिलाएं हैं जो संगीत का भी आनंद ले रही हैं, और मदिरा का मतलब होता है आपका शराब से, जो शराब को कहते हैं मदिरा, और उस शराब का और संगीत का। आज भी आपने सुना ही होगा कई जगह, शबाब एकदम पार्टी में थी, संगीत और शराब। यानी इस ज़माने में शराब को अब तो नया नाम दे दिया गया, बियर है, जो है ब्रांडेड रेडबुल है, इस तरह के लोग नाम लेते हैं। जो नशा करते हैं वही जानते होंगे। खैर, ऊपर वाले की दुआ से हम ये सब नहीं करते हैं, और करना भी नहीं चाहिए इंसान को ज़िंदगी में, क्योंकि ये बहुत बुरी लत है और इससे बहुत सारे घर तबाह हो चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई हो तो इस तरह की आदत, नशा की छोटी मोटी, कभी ना करें। तो महिलाएं संगीत और मदिरा का आनंद लेते हुए किस शैली का चित्र है? बूंदी शैली, कोटा शैली, दक्खन शैली या जयपुर शैली? ये है हमारा प्रश्न, और इस प्रश्न का सही जवाब है ये दक्खन शैली का चित्र है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का कहना है राग हिंडोला, राग हिंडोला किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? राग हिंडोला एक चित्र है, पहली बात तो ये जान लीजिए, ये एक चित्र है, और इस चित्र को इस समय कौन से संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? क्या आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है? ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, पंजाब संग्रहालय पटियाला में है, या गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में है? कौन से संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहा है राग हिंडोलका नामक चित्र? तो ये बढ़ा रहा है शोभा आपकी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अहमदनगर की कला शैली में स्त्रियों का चित्रण हुआ। जो अहमदनगर की कला शैली है, अहमदनगर की, उसमें जो स्त्रियां हैं उनका जो चित्रण हुआ है वो दक्षिण भारतीय ढंग से हुआ, उत्तर भारतीय ढंग से हुआ, पूर्वी भारतीय ढंग से हुआ, या पश्चिमी भारतीय ढंग से हुआ? अहमदनगर की कला शैली, छोटा मोटा सा शैली में इसका भी जिक्र किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने इस तरह के प्रश्न ले लिए हैं ताकि ये अगर कहीं आपसे आपके आँखों के नज़रों से ओझल हो रहा हो, नहीं ध्यान दिया हो, तो आप इसको ध्यान दे लीजिएगा कि अहमदनगर की कला शैली में स्त्रियों का चित्रण जो हुआ है वो किस तरीके से किया गया? तो वो किया गया दक्षिण भारतीय ढंग से। अगला प्रश्न, प्रश्न का कहना है मैना और स्त्री, मैना और स्त्री किस शैली का सबसे उत्कृष्ट चित्र है? ये चित्र का नाम है मैना और स्त्री, बहुत ही उत्कृष्ट चित्र माना गया है उस शैली का। क्या वो मुगल शैली का चित्र है जो उत्कृष्ट माना गया है, राजस्थानी शैली का, बीकानेर शैली का, या गोलकुंडा शैली का? तो चलिए, कमेंट्स तो आपका जारी होगा, ये उम्मीद करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लाइक और शेयर करना नहीं भूले होंगे, ये भी उम्मीद करता हूँ। और जो चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं
वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे और शेयर भी ज़रूर कर देंगे जितने उनके जानने वाले हो, चाहे कहीं से भी हो। जैसे कि हमारे मित्र भोपाल से हैं, कई बार व्हाट्सअप कर चुके हैं कि सर पाश्चात्य कला से भी दीजिएगा। मित्र, मैं आपका जो है देखता हूँ, आपकी आवाज़ मैसेज भी आपने दिया था, लेकिन क्या करिएगा, बीच में टाइमिंग हम लोग का इस तरह से है स्कूल का कि नहीं टाइम मिल पाता है बात करने का, लेकिन कोशिश करूँगा कि ज़रूर आपसे एक बार बात हो जाए। तो वहाँ भी भोपाल नाम से वो हैं ही है, भोपाल के नाम से, भोपाल के रहने वाले नहीं हैं, भोपाल नाम ही उनका, रहने वाले मेरठ के हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो भी शेयर कर दें, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका गोलकुंडा शैली। मैना और स्त्री की शैली का चित्र है उत्कृष्ट गोलकुंडा। अगला प्रश्न देखिए, गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु, गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु, चित्र का नाम है ये, किस माध्यम में बना है ये पूछ रहा है, ठीक है। बताइएगा कि आज जो 9 बजे रात की श्रृंखला आप देख रहे हैं ये कैसी लगी आपको, और पूरा वीडियो आपने वॉच किया कि नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु, चित्र किस माध्यम में बना है, ये हमारा प्रश्न है अगला, और उसका ऑप्शन है आपके सामने जल रंग, टेम्परा माध्यम, एचिंग रंग, एचिंग माध्यम या एक्रिलिक माध्यम। चलिए, महामैराथन की स्पेशल श्रृंखला जो कि डेली कोशिश की जाती है कि अच्छे प्रश्नों को दिया जाए, उसी में कभी कभी आपका रिवीजन क्लास भी लगा दिया जाता है, जैसे कि कल लगाया गया, और उसमें 49, 50, 50 बहुत ही अच्छे प्रश्न परफॉर्मेंस थे, और मुझे यकीन मानिए दिल को इतनी खुशी मिली कि मैं क्या बताऊँ आपको आपके परफॉर्मेंस को देख के। और इसका सही जवाब है टेम्परा माध्यम में बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का कहना है कि मयूर पक्षी का चित्रण, मयूर बोले तो मोर, मयूर पक्षी का चित्रण सबसे अधिक, यानी इस पक्षी का जो चित्रण किया गया है सबसे अधिक हुआ है कहाँ पे? अहमदनगर की चित्रकला में किया गया है मयूर पक्षी का चित्रण, गोलकुंडा के चित्रकला में किया गया है, हैदराबाद के चित्रकला में किया गया है, या इनमें से किसी की चित्रकला में इस तरह का चित्रण नहीं किया गया। मयूर बोले तो मोर, मोर का सबसे अधिक चित्रण इस ऑप्शन के अनुसार, ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार सवाल कर रहा हूँ, तो इसलिए आप जवाब ऑप्शन के अनुसार देंगे, बाकी किसी शैली में मत एंट्री कर जाइएगा। तो मयूर पक्षियों का चित्रण सबसे अधिक हुआ है कौन सी चित्रकला में, ये हमारा प्रश्न है। सही जवाब है हैदराबाद चित्रकला में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भोजन बनाने की कला को कौन सी कला कहते हैं? भोजन बनाने की कला कौन सी कला? घर में किचन की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ मतलब भोजन बनाने की जो कला है, मतलब कौन से कला में इसका जिक्र किया गया जिसका मतलब होता है भोजन बनाने की कला। समझ में आ रहा है? वही भोजन जो विसर्जन की बात करें, भोजन बनाने की कला किस कला को कहा गया है? पाक कला को, दृश्य कला को, वास्तुकला को या चित्रकला को, ठीक है। यह है हमारा प्रश्न, और आप ड्रॉप करिए अपने आंसर को, और आज की बेस्ट है क्या आपकी, ये आज साबित करिए। बाकी दिनों की तरह भोजन बनाने की कला को कौन सी कला का दर्जा दिया गया है? तो वो कहा गया है आपका पाक कला। कौन सी कला? पाक कला। अगला प्रश्न देखिए, किस शैली में घरेलू जीवन संबंधित विषयों का अभाव रहा? घरेलू जीवन संबंधित विषयों का अभाव, मतलब उस शैली में जो चित्रकारी की गई, ये पूछना चाहता है प्रश्न हमसे ये कि उस शैली में जो चित्रकारी का सिलसिला चला उसमें घरेलू जीवन संबंधित चित्र नहीं बने हैं, अभाव रहे। उस सब कुछ बना, लेकिन घरेलू जीवन संबंधित, जीवन से संबंधित जुड़ा हुआ कोई प्रश्न चित्र नहीं तैयार किया गया उस शैली में। क्या वो कांगड़ा शैली थी, गोलकुंडा शैली थी, बीकानेर शैली थी या मुगल शैली थी? कौन सी शैली थी जिसमें घरेलू जीवन संबंधित विषयों को चित्रकारी के रूप में लिया ही नहीं गया और ना ही उस पर कोई चित्र बनाया गया? तो वो शैली थी आपकी मुगल शैली। मुगल शैली में दरबारों का, पशु पक्षियों का, इन सब चीज़ों का, युद्ध दृश्य, ये सब चीज़ें बनाई गई, लेकिन जो है
नहीं बनाई गई तो सिर्फ घरेलू जीवन से संबंधित चीज़ों को नहीं बनाई गई। ठीक है, यह प्रश्न देखिए मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है। अकबरनामा का प्रसिद्ध चित्र सलीम का जन्म उत्सव कितने चित्रकारों ने मिलकर बनाया है? ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक देखने के बाद आप इसको उत्तर दीजिएगा। मैं यही चाहूँगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप सोच समझ के दें। ठीक है, प्रश्न का क्या कहना है कि अकबरनामा का प्रसिद्ध चित्र, तो ये तो आप जानते ही हैं कि अकबरनामा का चित्र है सलीम का जन्म, ये तो आप पहले से जानते हैं। लेकिन उस सलीम के जन्म को कितने लोगों ने मिलकर चित्रकारी की है, ये पूछ रहा है। सलीम के जन्म के उत्सव को कितने चित्रकारों ने मिलकर बनाया है? अकबरनामा के अनुसार एक चित्रकार ने बनाया सिर्फ अकेले, 2 ने मिलकर बनाया, 3 ने मिलकर बनाया, या फिर 5 लोगों ने मिलकर बनाया? वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये अपने आप में, और मैं चाहूँगा कि इसको ध्यानपूर्वक देखें और अपना उत्तर पुटअप करें। तो अकबरनामा का प्रसिद्ध चित्र सलीम का जन्म या सलीम का आनंद उत्सव कई जगह लिखा होता है, कई जगह चित्र लिखा होता है सलीम का आनंद उत्सव, वही बात है, जन्म उत्सव या आनंद उत्सव। उसको जो है कितने लोगों ने मिलकर बनाया? तो 3 लोगों ने मिलकर बनाया है। शंकर, एक नाम है शंकर, हिंदू चित्रकार अकबर के दौर में बहुत ज़्यादा थे, आपको पता ही है। केशव, केसु जिसको कहते केसु, केसु, ठीक है, और धर्मदास। याद रखिएगा, सलीम का जन्म उत्सव या सलीम का जन्म उत्सव 3 चित्रकारों ने अकबरनामा के अनुसार बनाया है, शंकर, केशव और धर्मदास। ठीक है, तो ये है हमारा इस प्रश्न का सही जवाब, यानी 3 राइट आंसर इसका होगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग मानने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? यानी शाहजहां के, मुगल बादशाह शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग मानने का जो महत्वपूर्ण कारण था वो क्या था? यानी शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग माना गया। स्वर्ण युग, कला का स्वर्ण युग नहीं, मुगल काल का स्वर्ण युग माना गया, ये ध्यान रखिएगा, मुगल काल का। इसका मानने का मेन रीजन क्या था, पूछ रहा है। आखिर इसका क्या कारण है जिससे इसका, इनके काल को स्वर्ण, मुगल काल का स्वर्ण युग माना गया? क्या साम्राज्य की विस्तार अच्छा किया था इन्हें इसलिए माना गया, या कृषि का विकास बहुत अच्छा था उनके दौर में इसलिए, या शिक्षा और साहित्य का विकास अच्छा था इसलिए, या फिर यह सभी, इनमें से कोई एक या यह सभी? क्यों माना गया मुगल काल का स्वर्ण युग महत्वपूर्ण शाहजहां के काल को? तो शाहजहां के काल को महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि साम्राज्य का विस्तार, कृषि का विकास, शिक्षा और साहित्य का विकास था इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, किस शैली में प्रकृति का भावनात्मक चित्रण नहीं हुआ? नेचर का भावनात्मक चित्रण नहीं किया हुआ है किस शैली में? मुगल शैली में, पाल शैली में, जैन शैली में, या कांगड़ा शैली में? तो चलिए याद रखिएगा, आपको हमारे फेसबुक पेज EMU क्लासेस आर्ट से जुड़ना है, लोगो यही है जब जाएंगे तो, और उसको फॉलो कर लेना है, लाइक भी कर लेना है और दूसरों को शेयर भी कर लेना है, क्योंकि जल्द आ रहा है EMU क्लासेस लाइव क्लास लेकर आपके पास फेसबुक पे। वहाँ पे कुछ प्रश्न आपके टेस्ट के रूप में पूछे जाएंगे, उत्तर आपको उस समय नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपसे मांगा जाएगा और बाद में उसके उत्तर का पूरा आंसर की उसी पेज पे डाल दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल से पहले ही जुड़ना पड़ेगा। पहले इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि बाद में अच्छे खासे जुड़ जाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और इस प्रश्न का सही जवाब आपका है मुगल शैली में भावनात्मक, प्रकृति के भावनात्मक चित्रण का नहीं हुआ है मुगल शैली में। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है आपका,
बाबर का घोड़े पर से गिरना, बाबर का घोड़े पर से गिरना मुगल शैली के किस ग्रंथ का ये चित्र है जो चित्रित है? बाबर का घोड़े पर से गिरना मुगल शैली के किस ग्रंथ में चित्रित है, यानी उस ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें ये चित्र चित्रित किया गया है कि बाबर जो है घोड़े से गिर रहा है। क्या ये चित्र अकबरनामा के ग्रंथ में है, अकबरनामा में है, या बाबरनामा में है, जहांगीरनामा में है, या शाहनामा में है? चलिए, आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और महा मैराथन आपकी डेली चलती है, जैसे कि आज भी चल रही है, और हमेशा कोशिश रहती है कि एक अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला आप तक भेजी जाए और उसको अच्छा और बेस्ट आपके लाइक, आपके शेयर, आपके कमेंट्स बताते हैं तो हमें हिम्मत मिलती जाती है। और इस प्रश्न का सही जवाब है बाबरनामा में ये चित्रित किया गया इस ग्रंथ के, अकबर जो है, अकबर कह रहे हैं सॉरी, बाबर घोड़े के पर से गिर रहा है। ठीक है, ये चित्र है जिसको चित्राया गया है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान समय में जहांगीर का शबीह नामक चित्र सुरक्षित है। जहांगीर का शबीह, वैसे शबीह बनाने का जो दौर रहा मुगलों का, सबसे बेस्ट जहांगीर का ही रहा। ठीक है, यानी उनके दौर में शबीह बहुत अच्छे बनाए जाते थे और खुद जहांगीर का शबीह भी बहुत बेहतरीन बना है। तो जहांगीर का जो शबीह है नामक चित्र वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, ये चित्र कौन से संग्रहालय में सुरक्षित किया गया है या रखा हुआ है? लुब्र संग्रहालय पेरिस, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क, या भारत कला भवन वाराणसी? तो इनमें से वो कौन सा संग्रहालय है जिसमें वर्तमान समय में जहांगीर का शबीह नामक चित्र सुरक्षित है? देखने को हमें मिलेगा, आपको वहां जाएंगे तो उस संग्रहालय का नाम आपको बताना है। तो उस संग्रहालय का नाम है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क। अब चूंकि ये यूएसए है, मिल्स अमेरिका है, तो जिस महानुभाव को अगर भाग्य में लिखा होगा, अगर कभी गए तो वो ज़रूर देखेंगे, अदरवाइज सिर्फ सुन के ही हम लोग रह जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? सी, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम आर्ट न्यू दिल्ली कह रहे हैं, न्यूयॉर्क। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि जहांगीर को सबसे अधिक किसके चित्र बनवाना प्रिय था? सबसे अधिक किसके चित्र बनवाने का शौक़ रखते थे, प्रिय था, यानी काफ़ी शौकीन थे उस तरह के चित्र बनाने के जहांगीर अपने शासनकाल में? सबसे ज़्यादा प्रकृति का, पशु पक्षियों का, दोनों का ही, या इनमें से किसी का नहीं? मुगल बादशाह जहांगीर जो है सबसे अधिक किस तरह के चित्र बनाने का शौक़ रखते थे? प्राकृतिक, पशु पक्षी, दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? तो वो दोनों ही चीज़ों के शौकीन थे, प्रकृति और पशु पक्षी, यानी नेचर से और पशु पक्षियों से उनको बहुत अच्छा लगाव था और उस तरह की चित्रकारी जो है जहांगीर बहुत अधिक प्रिय तरीके से करवाते थे। और मंसूर साहब उनके दौर में थे ही, आपको पता ही है, पशु पक्षी चित्रकार। प्रकृति के मामले में कह लीजिए तो अबुल हसन साहब उस समय थे, और भी कई चित्रकार थे प्रकृति के मामले में, और अबुल हसन साहब उनके काफ़ी करीब थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मंसूर द्वारा चित्रित एक अन्य बाज पक्षी का माध्यम, यानी मंसूर ने बाज पक्षी को एक और चित्रित किया है, इसीलिए एक अन्य शब्द मैंने इस्तेमाल किया है। मंसूर द्वारा चित्रित एक अन्य बाज पक्षी, इसीलिए मैंने ये शब्द इस्तेमाल कर लिया है ताकि आपको पता चल जाए कि एक और बाज पक्षी को चित्रित किया मंसूर साहब ने अपने शासनकाल में, मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी के रूप में। ये उसको किस माध्यम में उन्होंने बनाया, ये पूछ रहा है। मंसूर साहब द्वारा एक बाज पक्षी बनाया गया था, लेकिन उसके अलावा एक और अन्य बाज पक्षी को उन्होंने बनाया था, उसको किस माध्यम में उन्होंने चित्रित किया था? क्या वो एक्रिलिक माध्यम में था, म्यूरल तकनीक में था, ग्वास माध्यम में था, या जल रंग माध्यम में था? चलिए, अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो उम्मीद है कि आपकी लाइक शेयर आ रही होगी। जो नए जुड़ेंगे वो तो ज़रूर शेयर करेंगे हमारे वीडियो को, और फेसबुक पेज को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे।
तो मंसूर द्वारा चित्रित एक और बाज पक्षी जो उनके द्वारा बनाया गया, उसका माध्यम था जल रंग माध्यम। अगला प्रश्न, योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ ये जो है चित्र किस शैली में बना है? चित्र का नाम है योग वशिष्ठ के चित्र। योग वशिष्ठ चित्र नहीं है, योग वशिष्ठ एक किताब है, एक बुक है, या कह लीजिए एक ग्रंथ है, ठीक है। और इसमें योग वशिष्ठ के जो चित्र हैं, यानी इसमें बने जो चित्र हैं ग्रंथ में, वो किस शैली के बने हैं? क्या गोलकुंडा शैली के बने हैं वो, मुगल शैली के बने हैं वो, राजस्थानी शैली के बने हैं वो, या इनमें से किसी भी शैली के द्वारा नहीं बनाया गया है? चलिए, कमेंट्स का सिलसिला जारी रखिए, लाइक शेयर का सिलसिला जारी रखिए, फेसबुक को पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फॉलो करने के बाद ही वहाँ पे नोटिफिकेशन और सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो योग वशिष्ठ के किस शैली में बने हैं, ये है हमारा प्रश्न, और इसका सही जवाब है मुगल शैली में बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, शिल्प रत्न किसके काल में लिखी गई पुस्तक है? शिल्प रत्न पुस्तक का नाम है, और पूछ रहा है कि किसके काल में ये पुस्तक लिखी गई। क्या अकबर का शासनकाल चल रहा था जब ये पुस्तक लिखी गई थी? जहांगीर का शासनकाल चल रहा था जब ये पुस्तक लिखी गई? औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था जब ये पुस्तक लिखी गई? या शाहजहां का शासनकाल चल रहा था जब ये पुस्तक लिखी गई? तो किसके शासनकाल में ये पुस्तक लिखी गई है? और बहुत जल्द आपका होने जा रहा है फाइनल सबमिट, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर लें, शेयर कर लें और दूसरों को भी बताएं। शिल्प रत्न किसके काल में लिखी गई पुस्तक है, ये हमारा आज का प्रश्न है, ये वाला, और इसका सही जवाब है अकबर के काल में लिखी गई है शिल्प रत्न। और आखिरी प्रश्न देखिए इस वीडियो का, पूछ रहा है आपसे, बसंत विलास ग्रंथ जो है, बसंत विलास ग्रंथ का जो चित्रण हुआ है वो किसने किया है? यानी बसंत विलास जो ग्रंथ है उसमें जो चित्रकारी की गई, अंदर उसके चित्रकारी उनके अंदर जो की गई है वो किसके द्वारा की गई है? इस बसंत विलास में चित्रकारी क्या बिल्हड़ ने किया, भद्रबाहु ने किया, आचार्य रत्नगिरी ने किया, या मुल्ला दाऊद ने किया? इनमें से किसने बसंत विलास ग्रंथ में चित्रण का कार्य किया? इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा है। फाइनल सबमिट करिए, अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट दीजिए आज, और बताइए कि कैसी है आज की ये सीरीज, और फेसबुक पेज आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो हमारे इस आखिरी प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका आचार्य रत्नगिरी ने बिल्हड़ बसंत विलास ग्रंथ में चित्रण का कार्य किया। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और दीजिए आज के लिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात करते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला एक बेहतरीन आगाज में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।